Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी जो कि दिल्ली में यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर एक दिल्ली डिक्लेरेशन इस्टेब्लिश किया गया है जिसके तहत ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करने के बारे में बात की जा रही है। स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका मुख्य फोकस किया गया है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी हेल्थ है, उसको सबसे पहले तो हमें सस्टेनेबल बनाना है। एक इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम की बात की जा रही है जिसके अंदर वन हेल्थ अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को तैयार करने की बात की जा रही है और साथ ही जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं इनको लेकर सर्विलेंस बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर हम इस पूरे डिक्लेरेशन का, दिल्ली डिक्लेरेशन की हाइलाइट्स के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमें AMR के लिए समझना होगा। देखिए, इस लिस्ट में बात की जा रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। यूजुअली हम बहुत टाइप के एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडीज़ हैं ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो ऐसी सारी बीमारियाँ, लाइक हम TB की बात करें, कैंसर्स की बात करें, जिनके अंदर बैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स देने की ज़रूरत होती है, ऐसे में दवाइयों का बहुत अच्छा असर देखने के लिए नहीं मिलता। और इसी के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए जाएंगे ताकि जो बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन हैं इनका कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। कारण क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखिए, 2021 की अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें लेंस एंड हाईलाइट के हिसाब से, तो 4.95 मिलियन डेथ हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में इसीलिए हुई है क्योंकि लोगों के अंदर AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप हो गया था, जिसके कारण आप देखेंगे उनका ट्रीटमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसी मोर्टालिटी रेट की बात करें तो ये बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं HIV और मलेरिया की डिजीज़ से लेकर। स्पेशली अगर हम सब सहारन अफ्रीकन रीजन की बात करें, साउथ एशियन रीजन्स की बात करें, तो ऐसी जगह पर डेथ रेट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट मिडिल इनकम कंट्रीज़ जहाँ पर थोड़ी सी जानकारी कम है, तो डेवलपमेंट आपको कम देखने मिलेगा। यहाँ पर भी आपको इस तरीके के फॉल्स या इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगी। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है एक इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल काउंटर मेजर्स। देखिए, इस डिक्लेरेशन में सबसे बड़ा एम्फोसिस दिया गया है कि हमें एक इक्विटेबल एक्सेस क्रिएट करना होगा, एक सेफ एनवायरनमेंट करना होगा जहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, डायग्नोशन है, ये सभी के सारी चीज़ें इक्विटेबल हों और सारे व्यक्ति इसको आसानी से एक्सेस कर सकें, स्पेशली विद द मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। साथ ही इस डिक्लेरेशन में एक और चीज़ डिसाइड की गई है कि G20 कंट्रीज़ जो हैं ये यहाँ पर एक इंटरनेशनल फंडिंग मैकेनिज्म क्रिएट करेंगी जिसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि AMR आखिर डेवलप होता क्या है, AMR है क्या। जैसा मैंने आपको बताया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम यूजुअली बात करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स जो कि एक टाइम बीइंग पे इवॉल्व होते रहते हैं, इनके खिलाफ एक एंटी माइक्रोबियल एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेना, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक एक डेवलपमेंट कर लेना, ये कहलाता है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, दैट मीन्स AMR का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाता है टू एनी पर्टिकुलर ड्रग जिसको बनाया ही इसीलिए गया था कि वो इस पर्टिकुलर डिसीज को ख़त्म कर सके। नाउ द क्वेश्चंस कम कि AMR आखिर डेवलप कैसे हो जाता है। देखिए, AMR एक नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिलेक्टिव प्रेशर के थ्रू अपने आप में एडाप्टेबिलिटीज चेंज करते हैं। ये जो अडाप्टेशन है ये 2-3 तरीके से होता है, जैसे आपने कोविड के टाइम पर ये शब्द कई बार सुना होगा, विच इज़ द म्यूटेशन। सो माइक्रोब्स जो होते हैं ये अपनी जीन्स को डेवलप करते हैं, म्यूटेट करते हैं और उनको लेस ससेप्टेबल बना देते हैं फ्रॉम एनी माइक्रोबियल ड्रग।
दूसरा अगर हम बात करें तो इट इज़ नोन एज द HGT विच इज़ द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। बैक्टीरिया यहाँ पर अपने जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करते हैं विद वन एंड अदर, और इसी की वजह से जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं ये ग्रेजुअली डेवलप होने लगते हैं। इसी के अलावा हमें एक ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबैक्टीरियल कंडीशन भी देखने मिल जाती है, जहाँ पर अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह से एक्सेस वे में या इनअप्रोप्रिएट वे में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, चाहे आप नॉट अलोन कि आपने ओरली इनका इनटेक किया है, हेल्थ केयर में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, वेटनरी प्रैक्टिसेस में हो रहा है, और इसी की वजह से जो AMR है ये हमारी बॉडीज़ में डेवलप हो जाता है। अब आप बोलेंगे एग्रीकल्चर से कैसे? तो देखिए, एग्रीकल्चर में जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो फसल में जाएगा, फसल के थ्रू वो सॉइल में भी जाएगा और यही फसल का आप कंजम्पशन करेंगे। वेटनरी प्रैक्टिसेस की बात करें तो जब गायों को इंजेक्शन लगेंगे और दूसरे जानवरों को इंजेक्शन लगेंगे जिनका आप यहाँ पर दूध यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी भी आपकी बॉडी में जाएगा। अलॉन्ग विद दैट दूसरी बात की जाती है कि एक इनएडिकेट डोज। देखिए, जब भी डॉक्टर आपको कोई दवाइयाँ लिखता है तो आपको उसका एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर उसको समय से कम पहले ख़त्म कर दिया जाता है या समय से ज़्यादा देर तक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तभी भी AMR डेवलप हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, बहुत सारी बीमारियाँ जिनको समय पर ट्रीट करना होगा ये ठीक नहीं हो पाएंगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको देखने मिल जाएंगे, पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम हमारा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। विद वन इमेज I would like you to understand all this entire phenomena which we were discussing. चलिए, इसी के साथ आप याद रखेंगे इंडिया का एक प्लान जिसे हम बोल देते हैं NAPs on AMR, which is the National Action Plan on AMR. नेशनल प्लान फॉर AMR की बात करें तो इसको 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है जितनी भी AMR है इसको कॉम्बैक्ट करना, और साथ ही 70th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जिनेवा 2017 में हुई थी उसी के तहत इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया था। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने हमारी यहाँ पर सेट किए हुए हैं कुछ प्रायोरिटीज़ एरिया, लाइक अवेयरनेस बढ़ाना है, इन्हांस करना है सर्वेलेंस को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर दवाइयों के ऊपर एक मार्क होगा जिन्हें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता। चलिए, बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, ऐप फॉर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर। चलिए, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है। हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर के बारे में। देखिए, पोषण ट्रैकर की बात करें तो इसको इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये इमर्ज हुआ है एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोबाइल फ़ोन न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के रूप में, जिसने पूरे ग्लोबल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो एक नया स्केल यहाँ पर सेट कर दिया गया है। ये जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा सारे स्टेट्स में, सारी यूनियन टेरिटरीज़ में, और एक सिग्निफिकेंट स्टेप ये अपने आप में शो करता है जब बात की जाती है माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैक्ट करने की, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की और न्यूट्रिशन सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोषण ट्रैकर को। चलिए, पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली इट्स एन मोबाइल एप्लीकेशन जो कि 360 डिग्री व्यू दिखाएगी आंगनवाड़ी की सारी एक्टिविटीज़ को लेकर, जिन्हें हम चाइल्ड केयर सेंटर बोलते हैं। ये जो सर्विसेज हैं, जो डिलीवरीज यहाँ पर दी जा रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, और एक जो कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट है आइदर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स या चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6, उसकी समस्त जानकारी हमें इस पर्टिकुलर ऐप पर देखने के लिए मिलेगी। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो ये सारा का सारा डिजिटाइज और ऑटोमेशन यहाँ पर क्रिएट कर देगा। मतलब अभी तक जो फिजिकल रजिस्टर्स यहाँ पर मेंटेन किए जा रहे थे बाय दी वर्कर्स, अब उसको यहाँ पर डिजिटाइज कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको देखने मिलेंगे जिसकी वजह से ना तो डेटा का लॉस होगा और साथ ही साथ जो अननेसेसरी हसल है मेंटेनेंस का रजिस्टर्स को करने का वो यहाँ पर कम होगा। ऑल्सो जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनको यहाँ पर स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसका एक एफिशिएंट सर्विलेंस किया जा सके और टाइमली यहाँ पर सर्विस डिलीवरी की जा सके। यहाँ पर एक नोडल पर्सन को भी सेट किया जाएगा जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कोई भी अगर इशू आता है किसी भी तरह का पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करने में, उसके फंक्शन में, उसमें भी मदद करेगा।
इंपॉर्टेंट बात कि भाई लॉन्च किसने किया है, तो नन अदर देन बट द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पर बनाया गया है। पोषण ट्रैकर की बात करें तो ये यहाँ पर 72 मिलियन चिल्ड्रंस को, जो कि इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं 6 साल के अंदर, उन सभी को यहाँ पर बेनिफिशियरी का काम करेगी। कारण क्यों? क्योंकि इसके अंदर आधार को वेरीफाई किया जाएगा और उसी की वजह से जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है इसके डेटा की, वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। चलिए, अगर हम इसके कुछ मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो आप याद रखेंगे इसके अंदर एक बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन आपको देखने मिलेगा, डेली ट्रैकिंग होंगी, होम विजिट्स यहाँ पर शेड्यूल की जाएंगी, अलॉन्ग विद दैट ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ पर वजन कितना है, उम्र कितनी है, उसके आधार पर WHO के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, इसको भी देखा जाएगा। अलॉन्ग विद दैट माइग्रेशन फैसिलिटी, अगर कोई भी यहाँ पर बेनिफिशियरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसका पूरा डेटा ऑटोमेटिक वे में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जा रहा है जो कि मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस को या अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट को। साथ ही यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चालू किए जाएंगे और इसी के साथ हम देखेंगे अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन जैसी बहुत सारी चीज़ों से निपटने के लिए भी ये यहाँ पर काम करेगा। Okay, what else you have to understand? So I would like you to read about the पोषण अभियान, क्योंकि हमने डिस्कस किया है पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में। चलिए, बात करते हैं हम अगले आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अ टेल्को डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्स नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। देखिए, जुलाई की अगर हम बात करें तो ट्राई ने यहाँ पर इनिशिएट किया है कंसल्टेशन ऑन रेगुलेटिंग ओवर द टॉप, जिन्हें हम बोलते हैं OTT सर्विसेज को बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी हर दिन आपको देखने के लिए मिलती हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने यहाँ पर आर्ग्यू किया है कि जो OTT सर्विसेज हैं इनको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ यहाँ पर शेयर करना चाहिए, ये क्लेम करते हुए कि भाई इनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है बट दे आर नॉट गिविंग इनफ टू अस। बात करते हैं अगर हम कि ये सारी बातें क्यों हुई, तो सबसे पहले हमें समझना होगा टेलीकॉम रेवेन्यू चैलेंजेस को। पिछले कुछ दशकों में अगर हम बात करें तो जो टेलीकॉम कंपनी है इनको बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है अपने रेवेन्यूज़ में। जो ट्रेडिशनल सर्विसेज थी जैसे वॉइस कॉल्स, SMS, इनकी जो क्वांटिटी है ये लगातार घटती जा रही है। अलॉन्ग विद दैट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है ताकि इंक्रीज नंबर और डेटा ट्रैफिक को मेंटेन किया जा सके, बट रिटर्न में जो प्रोपोर्शनल रेवेन्यू ग्रोथ है वो ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में अगर हम टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो उनका क्लेम है कि जो OTT सर्विसेज हैं ये टैक्सेशन को यहाँ पर एवेड कर जाती हैं, लाइसेंसिंग फीस को एवेड कर जाती हैं और एक अनइवन प्लेइंग फील्ड में उतर कर आ जाती हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि अगर इनको इतने सारे लॉस हो रहे हैं तो आखिर OTT को फायदे हो क्या रहे हैं। देखिए, OTT प्लेटफॉर्म्स एक कंटेंट कंज्यूमर डिज़ायर कंटेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आज की डेट में इंटरनेट पे डिमांड बढ़ती जा रही है। आप और हम भी बहुत सारे OTT चैनल्स सब्सक्रिप्शंस खरीद के रखे हुए हैं। ऐसे में जो इंटरनेट का एक्सेस है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीज़ होता जा रहा है। रिजल्ट इनटू जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इंटरनेट के चार्जेस बढ़ा दिए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। बट टेलीकॉम कंपनी उसका जो आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर सब्सिडाइज बैंडविड्थ कॉस्ट यहाँ पर आपको नहीं देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ओके, चलिए, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं, हम सीधा चर्चा करते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटिंग बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997 के अंतर्गत। ट्राई की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर फेयर कॉम्पिटिशन और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना था इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में उसको मेंटेन रखना। काम क्या करते हैं, देखिए ये सारे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए जो यहाँ पर देते हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं उनको लाइसेंस देती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं। अलॉन्ग विद दैट जितने भी टैरिफ्स यहाँ पर लगाए जाते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेंगी, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, कंपटीशन, इनफैक्ट फेयर कंपटीशन को बढ़ाने का मुख्य जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है।
अलॉन्ग विद दैट स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट ये देखते हैं, स्पेक्ट्रम अलोकेशन क्या होना चाहिए, प्राइसिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फॉर पॉलिसी किस तरीके से बनाई जानी चाहिए, और साथ ही इन केस कभी किसी तरीके का प्रोवाइडर कंज्यूमर्स या प्रोवाइडर्स और प्रोवाइडर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हाउ टू रिजॉल्व इट, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी आपको ट्राई के पास देखने के लिए मिलेगी। ट्राई की बात करें तो इसके अंदर आपको एक चेयरमैन देखने मिलेंगे और 6 फुल टाइम मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर फायर क्रैकर्स जो कि हमारे आने वाली दिवाली का बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, इनके यूज़ पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। 2018 की बात करें तो ग्रीन फायर क्रैकर्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर कम नॉइस और कम गैसेस यहाँ पर एमिट होती हैं। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 की बात करें तो यहाँ पर कुछ रेगुलेशन सेट किए गए हैं फायर क्रैकर्स के इस्तेमाल को लेकर, और इसी के तहत डिसाइड किया जाता है कि जो फायर क्रैकर्स हैं इन्हें साइलेंट जोन में और 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद फोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। साथ ही नॉइस लिमिट को यहाँ पर सेट किया गया है, दिन के समय में 75 डेसिबल ALEQ आपको देखने के लिए मिलेगा, वहीं पर कमर्शियल और रेसिडेंट एरिया में ये 65 डेसिबल LEQ तक जाने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी नॉइस को लेकर, जो उसकी जो लिमिट है वो 10 डेसिबल से ज़्यादा यहाँ पर क्रॉस करती है ड्यूरिंग द डे टाइम। चलिए यूजुअली अगर हम नॉइस पॉल्यूशन की बात करें तो देखिए नॉइस पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू हमें देखने मिलते हैं, स्लीपिंग इश्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं, टिनिटस इश्यूज़ की बात करें, स्ट्रेस, एंजाइटी, हीयरिंग लॉस, कार्डियक प्रॉब्लम जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। यूजुअली जो 10 डेसिबल की लिमिट मानी जाती है, ये अगर यहाँ पर लगातार बढ़ती है, 10 फोल्ड यहाँ पर होती जाती है, तो इसकी वजह से आप देखिए ये हमारी किसी भी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट अगर रात में आपके आसपास ज़्यादा नॉइस होता है तो ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है वो पूरी की तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। सो नॉइस पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एक अनवांटेड हार्मफुल साउंड है जो कि हमारी नॉर्मल डे टू डे लिविंग को यहाँ पर हैम्पर करता है, हमें डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है या साथ ही हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको टिपिकली हम डेसिबल्स में यहाँ पर मेजर करते हैं, जो कि इसको एक इंटेंसिटी या कितना तेज साउंड है उसको यहाँ पर हमें बताता है। जो डेसिबल स्केल है ये एक लॉगरिथमेटिक स्केल है, जिसका मतलब हर इंक्रीज के साथ, मतलब अगर जैसे ही 10 डेसिबल यहाँ पर बढ़ रहा है दैट मीन्स 10 फोल्ड साउंड यहाँ पर बढ़ जाएगा। सो एग्जाम्पल को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि 70 डेसिमल का मतलब है कि ये जो साउंड था 60 डेसिबल उससे 10 गुना ज़्यादा है। कुछ कॉमन मैट्रिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे LEQ की अगर हम बात करें सो इसको डिनोट करा जाता है इक्विवेलेंट कंटिन्यूस नॉइस लेवल। दैट मीन्स ये एक एवरेज नॉइस लेवल है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 घंटे के लिए। L मैक्स की बात करें तो विच इज़ द मैक्सिमम नॉइस लेवल, यानी जो हाईएस्ट नॉइस लेवल है जिसको पूरे गिवन टाइम फ्रेम में नोट किया गया है उसको L मैक्स से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। और L मिनिमम दैट मीन्स मिनिमम नॉइस लेवल, जो लोएस्ट नॉइज़ है जिसको रिकॉर्ड किया गया है किसी भी गिवन टाइम फ्रेम में, ये मैट्रिक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। यूजुअली अगर हम बात करें तो सोर्सेज क्या हो जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन को लेकर, तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन जैसे रोड, एयर, रेलवेज, मशीनरीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, recreational activities, events, social gathering, natural sources like thunderstorm, earthquake, wildlife से भी आपको noise pollution देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बात करते हैं इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव को लेके। रिसेंटली जो हमारे नेवी चीफ हैं एडमिरल R हरी कुमार, इन्होंने एम्फसाइज किया है इंडिया को जो कमिटमेंट है फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, इसकी स्टेबिलिटी के लिए और इंडियन ओशन रीजन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एम्फसाइज किया है इंडिया के कमिटमेंट को। साथ ही इन्होंने
हाईलाइट किया है और अनाउंस किया है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसको यहाँ पर इनिशिएट किया गया है क्वाड ग्रुप्स के द्वारा। चलिए समझ लेते हैं इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को। तो 2022 के क्वाड लीडर्स समिट जिसको यहाँ पर टोक्यो में कंडक्ट करवाया गया था, क्वाड लीडर्स ने अनाउंस किया था कि ये इंडो पैसिफिक में एक मैरीटाइम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको लॉन्च करेंगे। IPMDA की बात करें तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग इनिशिएटिव है, जिसका मुख्य काम मैरीटाइम डोमेन्स में स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इसको यहाँ पर प्रमोट करना। कारण क्यों है? देखिए, IPMDA जो कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैरीटाइम डोमेन के लिए अवेयरनेस बढ़ाने की बात करता है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। कारण क्यों है? ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, जो भी चैलेंजेस हैं उनको तुरंत यहाँ पर ठीक किया जा सके। इलिसिट मैरीटाइम अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड एक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे हम फिशिंग की बात करें, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जा सके, चाहे हम क्लाइमेट इवेंट्स की बात करें या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की। अलॉन्ग विद दैट IPMDA की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि किसी भी एक कंट्री तक लिमिट नहीं रखता, बल्कि इसके अंदर आपको मल्टीपल पार्टनर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इंटायर साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक रीजन। ऐसे में इन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही अगर हम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है वाटरवेज में, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, और साथ ही जितने भी हमारे मैरीटाइम चैलेंजेस हैं उनको भी कम करने के बारे में बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं क्वाड्स के ग्रुप की। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको 4 डेमोक्रेसीज देखने मिलेंगी। वन इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान। ये चारों के चारों नेशन एक कॉमन ग्राउंड जिसमें डेमोक्रेटिक नेशंस को के ग्राउंड को यहाँ पर प्रमोट करते हैं और एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट और अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो क्वाड, जिसको सबसे पहले मूव किया गया था बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इन 2007, हाउएवर ये आइडिया यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ग्रेजुअली अगर हम देखें तो 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान यहाँ पर एक साथ आएंगे और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी की पूरी चीज़ को आपस में आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे। ओके, क्वाड की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं चाइना को यहाँ पर काउंटर करने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में इन सारी कंट्रीज़ की प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं आज के मेंस टॉपिक्स ऑफ द डे के बारे में। तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। पहला तो बात की जा रही है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैडी कल्टीवेशन और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास TB से रिलेटेड। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। वी विल सी, वी विल असेस एंड वी विल लेट यू नो कि आपका आंसर कितना बेहतर है और कितना बेहतरीन इसे बनाया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.